आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और ग्लाइकोलिसिस के बारे में। कार्बोहाइड्रेट हमारे खाने का एक हिस्सा है और कार्बोहाइड्रेट से हमें मेनली एनर्जी मिलती है। जो फूड हम खाते हैं इनमें से जैसे कि राइस, रोटी, ब्रेड, ऐसी सारी चीज़ों में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ये कार्बोहाइड्रेट हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट होता है और छोटे छोटे फॉर्म में मोनोमर्स में टूट जाता है। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होने के बाद मेनली हमें 3 मोनोमर मिलता है। एक है ग्लूकोज जो मेन है, दूसरा है गैलेक्टोज और तीसरा है फ्रक्टोज। ये ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्ब होता है और पहुंच जाता है ब्लड स्ट्रीम में। हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स मौजूद हैं, जैसे कि ग्लूट ट्रांसपोर्टर और SGLT ट्रांसपोर्टर्स। ये लोग ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ग्लूकोज एब्जॉर्ब होने के बाद अब ये जाता है ब्लड स्ट्रीम में, लेकिन ये एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स के साथ ब्लड डायरेक्टली हार्ट में नहीं जाता है। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के आसपास जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो ब्लड हमारे इस न्यूट्रिएंट को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब करने के बाद सबसे पहले जाता है लीवर में। अब लिवर तय करता है कि कौन सा न्यूट्रिएंट कितना ज़्यादा कितने परिमाण में हमारे ब्लड में होना चाहिए। ये डिसाइड करने के बाद लिवर उस न्यूट्रिएंट को हमारे हार्ट की तरफ भेज देता है। इस सर्कुलेटरी सिस्टम को हेपेटिक पोर्टल सिस्टम भी कहा जाता है। हार्ट में पहुंचने के बाद वो ब्लड हार्ट ऑक्सीजनेट करता है लंग्स के थ्रू। ऑक्सीजनेट करने के बाद वो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को हार्ट हमारे बॉडी के सारे हिस्सों में भेज देता है पंप करके। अब ये ब्लड हमारी बॉडी के हर एक सेल के पास पहुंचता है और इस ब्लड के अंदर मौजूद है न्यूट्रिएंट्स। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट यानी कि मेनली ग्लूकोज के बारे में। तो ग्लूकोज जब ब्लड के ज़रिए सेल्स के पास पहुंचता है, सेल के अंदर भी बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ग्लूट और SGLT ट्रांसपोर्टर्स, जिससे ग्लूकोज सेल के अंदर चला जाता है। और सेल के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो ग्लूकोज को तोड़ता है और बनाता है ATP। ATP हमारे बॉडी का एनर्जी का यूनिट है। तो ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर 6 कार्बन्स मौजूद होते हैं। ग्लूकोज सबसे पहले जिस पाथवे से जाता है उसका नाम है ग्लाइकोलिसिस पाथवे। ग्लाइकोलिसिस के फर्स्ट स्टेप में एक ATP की ज़रूरत होती है, यानी कि ATP कंज्यूम होता है, यानी कि एनर्जी कंज्यूम होता है। इस स्टेप में क्या होता है, ATP का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 3 फॉस्फेट ग्रुप मौजूद हैं। ATP के 3 फॉस्फेट ग्रुप्स में से एक फॉस्फेट ग्रुप लूज़ होता है, यानी कि ATP अब ATP नहीं रहता, अब ये बन जाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट यानी कि ADP। और ये जो तीसरा फॉस्फेट ग्रुप लूज़ हुआ था वो फॉस्फेट आके जुड़ जाता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ और जुड़ता है 6 नंबर कार्बन पे। इसलिए जो बनता है उसका नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये बनता है जिस एंजाइम से, उसका नाम है हेक्सोकाइनेज। काइनेज एक ऐसा एंजाइम है जहाँ पर कोई फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन या डिलीशन होगा, वहाँ पे ये काइनेज टाइप के एंजाइम्स काम आएंगे। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने के बाद इसी का एक और आइसोमेरिक फॉर्म बनता है एक एंजाइम के ज़रिए जिसका नाम है फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज। इस आइसोमराइजेशन में जो चेंज होता है वो होता है ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल से एक फ्रक्टोज मॉलिक्यूल बनता है, यानी कि ग्लूकोज में 1 नंबर पे डबल बॉन्ड था और इसमें फ्रक्टोज में 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है और ये जो मॉलिक्यूल बना उसका नाम है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज ग्लूकोज का ही एक आइसोमेरिक फॉर्म है। कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए आप कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर का वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में अभी एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। अभी एक और फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर और इसके लिए एक और ATP कंज्यूम होगा और जो एंजाइम लगेगा उसका नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फ्रक्टो क्योंकि फ्रक्टोज से हो रहा है, फॉस्फो क्योंकि फॉस्फेट ऐड हो रहा है और काइनेज क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट जहाँ पर भी ऐड या डिलीट होगा वहाँ पर ये काइनेज यूज़ होगा। जो ये दूसरा फॉस्फेट ग्रुप है वो आके अटैच होगा
1 नंबर कार्बन पे और पहले से ही एक फॉस्फेट ग्रुप मौजूद था 6 नंबर कार्बन पे। तो अभी जो मॉलिक्यूल बना इसका नाम है फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट, क्योंकि 2 फॉस्फेट है। अब ये फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट जो मॉलिक्यूल है ये टूट जाएगा 2 हिस्से में, और जिस एंजाइम की वजह से ये होता है उसका नाम है फ्रक्टोज बिस फॉस्फेट एल्डोलेस। इस एंजाइम की वजह से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट टूटकर 2 मॉलिक्यूल बनाएगा, जिनमें से हर एक मॉलिक्यूल में मौजूद रहेगा 3 कार्बन और एक फॉस्फेट। ऊपर वाले मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड मौजूद है 2 नंबर कार्बन पे और नीचे वाले में डबल बॉन्ड होगा 1 नंबर कार्बन पे। केमिस्ट्री में सी डबल बॉन्ड ओ इसको समझाने के लिए ओन इस वर्ड का यूज़ किया जाता है, इसलिए इस फर्स्ट मॉलिक्यूल का नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और ये जो दूसरा मॉलिक्यूल बना है यहाँ पर जो डबल बॉन्ड ओ है ये मौजूद है 1 नंबर कार्बन पे, यानी कि ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है। ये सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है जिसका नाम है ग्लिसरैल्डिहाइड, और 3 नंबर पे फॉस्फेट है इसलिए इसका नाम है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरैल्डिहाइड का स्ट्रक्चर समझने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप वो कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर वाला वीडियो पहले ज़रूर देखें। यहाँ पर मैंने कहीं पे भी हाइड्रोजन नहीं दिखाया है ताकि हमें क्लियरली बाकी सारी चीज़ें दिखाई दे। जहाँ पर हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर मैं आपको दिखा दूँगी। ग्लाइकोलिसिस के इस स्टेप तक हमने सिर्फ एटीपी कंज्यूम किया है और 2 एटीपी कंज्यूम किया है, इसलिए ये एटीपी कंज्यूमिंग फेज़ था। अब जो फेज़ आ रहा है यहाँ पर एटीपी यानी कि एनर्जी बनेगा। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट 2 हिस्से में टूटने के बाद ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो मॉलिक्यूल था वो आगे बढ़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले एक और एंजाइम काम करेगा जिसका नाम है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक NAD प्लस मॉलिक्यूल से NADH बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजनेशन होगा। जहाँ पर भी NADH बनेगा या फिर टूटेगा, मतलब हाइड्रोजनेशन या डिहाइड्रोजनेशन होगा, वहाँ पर ये एंजाइम काम आएगा डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पर NADH बनने के साथ साथ एक और फॉस्फेट मॉलिक्यूल आके जुड़ेगा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ और जुड़ेगा 1 नंबर कार्बन पे और बनाएगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। नेक्स्ट स्टेप में बनेगा एक ATP। ATP बनने के लिए ADP के साथ एक और तीसरा फॉस्फेट जुड़ना ज़रूरी है, तो ये तीसरा फॉस्फेट आएगा इस मॉलिक्यूल से, बिस फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल से। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल का एक फॉस्फेट ग्रुप वहाँ से निकल जाएगा और जाके अटैच होगा ADP के साथ और बन जाएगा ATP। और इसमें जो एंजाइम लगेगा उसका नाम है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। काइनेज हमने पहले ही कहा था कि जहाँ पर भी ATP का फॉर्मेशन या फिर ADP का फॉर्मेशन होगा वहाँ पर काइनेज काम आता है। एक फॉस्फेट ग्रुप निकल जाने के बाद जो मॉलिक्यूल बचा रहेगा उसका नाम है 3 फॉस्फोग्लिसरेट, क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर कार्बन पे सिर्फ एक फॉस्फेट मौजूद है। अब ये फॉस्फेट जब निकलेगा तब एक और ATP बनेगा। उसके पहले कुछ और स्टेप्स होंगे, जिससे कि इसके अंदर एक म्यूटेशन होगा जहाँ पर एंजाइम काम आएगा फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। म्यूटेशन में क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप था 3 नंबर पे, वो आ जाएगा 2 नंबर पे, यही म्यूटेशन होगा और जो मॉलिक्यूल बनेगा उसका नाम है 2 फॉस्फोग्लिसरेट, क्योंकि 2 नंबर पर फॉस्फेट है। अब इसके ऊपर जो एंजाइम काम करेगा उसका नाम है एनोलेस, और इस एंजाइम की वजह से इस मॉलिक्यूल से एक H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा। एक हाइड्रोजन निकलेगा 2 नंबर कार्बन से और दूसरा H और O निकल जाएगा 3 नंबर कार्बन से, तो इसकी वजह से 2 और 3 नंबर कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस मॉलिक्यूल का नाम है फॉस्फोएनॉल पाइरूवेट और इसे PEP पेप भी कहा जाता है। इस मॉलिक्यूल के अंदर जो फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है वो फाइनली यहाँ से निकल जाएगा और ADP के साथ जुड़कर ATP बनाएगा और फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम है पाइरूवेट। इसके अंदर कोई फॉस्फेट ग्रुप मौजूद नहीं रहेगा और ये जिस एंजाइम की वजह से होता है उसका नाम है पाइरूवेट काइनेज, क्योंकि यहाँ पर ATP बन रहा है। ग्लाइकोलाइसिस का ये फेज़ एनर्जी जनरेटिंग फेज़ है, क्योंकि यहाँ पर NADH ATP जैसे एनर्जी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से जो 2 मॉलिक्यूल बना था उनमें से हमने एक मॉलिक्यूल से ATP बनाई है। उस मॉलिक्यूल का नाम था ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट
और एक दूसरा मॉलिक्यूल था जिसका नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। उसमें से सबसे पहले बनता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एक आइसोमरेज एंजाइम की वजह से, जिसका नाम है ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज, जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना देता है। बनने के बाद इस ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से सेम रिएक्शन फिर से होता है। पहले ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है और NAD+ से NADH बनता है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट, जिसमें से फिर एक फॉस्फेट ग्रुप निकल जाता है और ATP बनाता है, और 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन जाता है। उसके बाद फिर से यहाँ पे एक म्यूटेशन होता है जहाँ पर 3 की पोजीशन से फॉस्फेट ग्रुप 2 नंबर पोजीशन पे आ जाता है, और इस मॉलिक्यूल का नाम होता है 2-फॉस्फोग्लिसरेट। उसके बाद एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O निकल जाता है और जो बनाता है वो है फॉस्फोएनॉल पाइरूवेट, और फाइनली फॉस्फोएनॉल पाइरूवेट से जो लास्ट फॉस्फेट था वो निकल जाता है और ATP बनाता है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो है पाइरूवेट। जहाँ पर NADH बना था वहाँ पर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करता है, जहाँ पर ATP बना है वहाँ पर काइनेज काम करेगा। यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज है, और इसके बाद जहाँ पर म्यूटेशन हुआ था वहाँ पर म्यूटेज काम करेगा, म्यूटेज एंजाइम। उसके बाद एनोलेज जहाँ पर H2O रिलीज़ हुआ था, और फिर से पाइरूवेट काइनेज जहाँ पर ATP बना था और लास्ट में पाइरूवेट बना था। तो अब देख लेते हैं कि ये पूरे ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन में हमें क्या गेन हुआ है, क्या लॉस हुआ है, और फाइनली क्या हमारे पास बचा है। जो पहला फेज़ था ग्लाइकोलिसिस का, वहाँ पर 2 ATP कंज्यूम हुआ है, यानी कि 2 ATP का लॉस हुआ है। ग्लाइकोलिसिस के सेकेंड फेज़ में हमें ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से एक NADH मिला है, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से एक और NADH मिला है। तो हमें टोटल 2 NADH का गेन हुआ है, और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 2 ATP बना है, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से फिर से 2 ATP बना है। तो हमें टोटल 4 ATP का गेन हुआ है, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट भी हमें मिले हैं। एक मिला है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का एंड रिजल्ट, और दूसरा मिला है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का एंड रिजल्ट, 2 पाइरूवेट टोटल। तो फाइनल जो हमारे पास है 2 ATP लॉस हुआ है, इसलिए हमारा गेन टोटल ATP 2 ATPs है, 2 NADH और 2 पाइरूवेट हमें फाइनली हमारे पास हैं। तो जो 2 ATPs हैं वो एनर्जी के लिए काम आते हैं हमारे बॉडी में। जो NADH है वो जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जहाँ पर ये ATP बनाने में हेल्प करेगा, और NADH से NAD+ बन जाएगा, और NAD+ फिर से ग्लाइकोलिसिस में यूज़ होगा। और जो पाइरूवेट है वो बनेगा एसिटाइल CoA और चला जाएगा क्रेब्स साइकिल में और ज़्यादा ATPs बनाने के लिए। तो ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स को एक बार और रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास ग्लूकोज, जिसके अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा। फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है मतलब वहाँ पे कोई काइनेज एंजाइम है, यहाँ पर हेक्सोकाइनेज है। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आइसोमर बनेगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, यहाँ पर भी एक ही फॉस्फेट ग्रुप है। इसके बाद एक और फॉस्फेट ग्रुप आके ऐड होगा, इसलिए यहाँ पर एक काइनेज एंजाइम है जिसका नाम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, और जिसकी वजह से बनेगा फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट, जिसके अंदर 2 फॉस्फेट ग्रुप है, और ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल 2 हिस्सों में टूट जाएगा। एक एक हिस्से में रहेगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल और एक एक फॉस्फेट ग्रुप। इसकी वजह से बनेगा, उसका नाम है फ्रक्टोज बिस फॉस्फेट एल्डोलेज। 2 बनेगा, एक है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, दूसरा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब इन 2 मॉलिक्यूल्स में से ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पहले आगे बढ़ेगा। यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, यहाँ पर एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा, लेकिन यहाँ पर एक NADH भी बनेगा। इसीलिए यहाँ पर जो एंजाइम है उसका नाम है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पर एक और फॉस्फेट ग्रुप आ चुका है, इसीलिए 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बन गया है। 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट से अब एक फॉस्फेट ग्रुप बाहर जाएगा और ATP बनाएगा, इसीलिए फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज काम करेगा। एक फॉस्फेट ग्रुप चला गया है, इसलिए 3 फॉस्फोग्लिसरेट
जिसमें से म्यूटेट होकर 2-फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, काम करेगा म्यूटेज एंजाइम। अब 2-फॉस्फोग्लिसरेट से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा जहाँ पे काम करेगा एनोलेज और बना देगा फॉस्फोएनोल पायरुवेट यानी कि पेप। इसके ऊपर काम करेगा पायरुवेट काइनेज और लास्ट जो फॉस्फेट ग्रुप था उसे निकाल देगा और एक और एटीपी बनाएगा और लास्ट में बन जाएगा पायरुवेट मॉलिक्यूल। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से फिर से एक और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेगा और सेम पाथवे रिपीट होगा। अब देखते हैं एटीपी कहाँ पर कंज्यूम हुआ है और कहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है। ग्लूकोज के साथ एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड हुआ है जो आया है एटीपी से, तो वहाँ पर एटीपी कंज्यूम हुआ है जहाँ पर हेक्सोकाइनेज है। और दूसरा काइनेज एंजाइम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। यहाँ पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ एक और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है जो भी आया है एटीपी से, तो यहाँ पर भी दूसरा एटीपी कंज्यूम हुआ है। अब आते हैं एनर्जी जनरेशन फेज़ में। तो एनर्जी जनरेशन फेज़ में NADH प्रोड्यूस हुआ है जहाँ पर डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम मौजूद है और 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बना है जहाँ जहाँ पर काइनेज एंजाइम मौजूद है। एक है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज और दूसरा है पायरुवेट काइनेज। ग्लाइकोलिसिस पाथवे से हम ग्लूकोज से एनर्जी बना सकते हैं यानी कि एटीपी बना सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस या फिर एब्सेंस की वजह से ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाता है। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है तब ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस बनते टाइम जो NADH बनता है वो NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर और ज़्यादा ATP बनाने में हेल्प करता है और उसके बदले में NAD+ बनाता है और वो NAD+ वापस ग्लाइकोलिसिस में यूज़ होता है और पायरुवेट पार्टिसिपेट करता है क्रेब्स साइकिल में। लेकिन जब ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है तब ये NAD+ जो मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में नहीं जा पाता क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक ऑक्सीजन डिपेंडेंट चेन ऑफ रिएक्शंस है, इसलिए NADH से NAD+ नहीं बन पाता है। लेकिन ग्लाइकोलिसिस को चलाने के लिए NAD+ का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए तब पायरुवेट से बनता है लैक्टेट जिसके ज़रिए हम NADH से NAD+ बना सकते हैं और उस NAD+ को यूज़ करके हम फिर से ग्लाइकोलिसिस को चालू रख सकते हैं ATPs बनाने के लिए। ये था ग्लाइकोलाइसिस का फुल वीडियो। नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में।